लिए हम कंट्री वर्सेस नेशन की एक डिस्कशन कर रहे थे। पार्ट वन में हमने आपको इंडिया का 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक का डोमिनियन स्टेटस समझाया। हम आज उससे आगे प्रोसीड करके आपको कंट्री और नेशन के बीच का फ़र्क इस्टेब्लिश करेंगे। बहुत सारे और भी फैक्ट बताएंगे। मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ जहाँ पर हमने छोड़ा था। वर्ड ये था कि 1947 से 1950 के बीच में इंडिया के पास डोमिनियन स्टेटस था। सवाल आया कि जब हम डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या था। इसका मीनिंग हमने यही समझा कि भारत को एक इंडिपेंडेंस तो मिली और यही कहा गया कि ये इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत मिली। यही एक्ट था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हालांकि मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि क्या सही में भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। अगर ये बात एक्यूरेट है तो फिर आपको वो डिस्कशन सुननी चाहिए जो उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली, क्लीमेंट एटली, जिन्होंने पीएम एटली जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के लिए वहाँ की पार्लियामेंट में बिल पेश किया था। इनके बीच और इनके पहले के प्राइम मिनिस्टर विंसेंट चर्चिल, आपको इनके बीच होने वाली कॉन्वर्सेशन जाननी चाहिए। विंसेंट चर्चिल ने पीएम एटली को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट को सपोर्ट देने का काम इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये एक्ट उन कंसिडरेशंस पर बनेगा जो बातचीत लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और लॉर्ड माउंटबेटन लगातार भारत में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर से बातचीत कर रहे थे। इसके तहत लॉर्ड माउंटबेटन ने ही एक प्लान दिया था जिसे हम माउंटबेटन प्लान कहते हैं। इस माउंटबेटन प्लान के बेस पर ही बाद में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना करके उस प्लान में लिखी हुई बातों के अकॉर्डिंग प्रोसीड किया। विंसेंट चर्चिल ने एटली को ये बोला कि मैंने माउंटबेटन के प्लान को सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि मैं उस प्लान के साथ जा रहा था जिस प्लान में इंडिपेंडेंस शब्द नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने जा रहे हैं और डोमिनियन स्टेटस किसी भी रूप में इंडिपेंडेंस नहीं है। हाँ, एक समय के बाद डोमिनियन स्टेटस इंडिपेंडेंस में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अपनी प्रेजेंट फॉर्म में डोमिनियन स्टेटस इंडिपेंडेंस नहीं होता। तो मेरा मानना यह है कि इसे इंडियन डोमिनियन एक्ट लिखना चाहिए या आप इसे इंडियन बिल 1947 लिखिए। आप इसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कैसे कह सकते हैं? इसमें वर्ड इंडिपेंडेंस कैसे यूज़ हो सकता है जबकि इंडिया को तो डोमिनियन स्टेटस दिया जाना है। इंडिपेंडेंस कैसे हुई? ये विंसेंट चर्चिल और क्लीमेंट एटली के बीच हुई उस समय की बातचीत है जो मैंने आपको अभी बताई। हम उसे रीड नहीं करना चाहते क्योंकि मैं आपके साथ नोट्स शेयर करता ही हूँ, उसमें ये प्रॉपर बातचीत लिखी हुई है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि डोमिनियन स्टेटस और इंडिपेंडेंस में फ़र्क है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम जरा डोमिनियन स्टेटस के बारे में जान लें। 1926 में एक इंपीरियल कॉन्फ्रेंस हुई। नाइनटीन 1926 की इंपीरियल कॉन्फ्रेंस में ही डोमिनियन स्टेटस दिया गया बहुत सारी कॉलोनीज़ को। वो कौन कौन सी कॉलोनीज़ थी? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यू फाउंडलैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और फ्री आयरिश स्टेट। ये जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ थी इन्हें डोमिनियन स्टेटस दिया गया और इन्हें डोमिनियन स्टेटस दिया गया
इसी 1926 की इंपीरियल कॉन्फ्रेंस में बातचीत के बाद। दे ऑल हैव अटेन्ड डोमिनियन स्टेटस। और यही वो समय था 1920s का डिकेड जब इंडियन पॉलिटिशियंस भी, इंडियन लीडर्स भी ब्रिटिशर्स से अपने लिए इनके जैसा डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, इनके जैसा डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। उसका नतीजा ये है कि 1929 में लाहौर में सेशन हुआ था उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस हर साल अलग अलग जगह पे सेशन होल्ड करती थी उस समय। अभी देश गुलाम है, अंग्रेज़ों का राज है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी थी और वो देश को आज़ादी दिलाने के लिए प्रयास कर रही थी। वो पॉलिटिकल पार्टी देश के अलग अलग शहरों में अपना सेशन होल्ड करती थी। ऐसे में 1929 के इस लाहौर सेशन में ही M.K. गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन प्रपोज किया। और ये जो रेजोल्यूशन उन्होंने प्रपोज किया, ये डोमिनियन स्टेटस का रेजोल्यूशन था। मतलब इन द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929 गांधी प्रपोज्ड अ रेजोल्यूशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस। लेकिन इस स्टेटस को, इस प्रपोजल को अपोज किया उस समय के कांग्रेस के यंग लीडर्स, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू इस चीज़ के अगेंस्ट थे। बहुत ही सीवियरली इसको अपोज किया सुभाष चंद्र बोस ने। और इस समय में लगातार कांग्रेस पर अटैक किए जा रहे थे रेवोल्यूशनरीज़ के द्वारा, जिनमें की बहुत मुखर आवाज़ थी भगत सिंह की। भगत सिंह किसी भी तरह से डोमिनियन स्टेटस के अगेंस्ट थे। वो मांगते थे पूर्ण स्वराज। वो कहते थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए, जिसको वो कहते थे टोटल इंडिपेंडेंस। उनका ये नारा था। अब भगत सिंह का ये नारा था, तो कांग्रेस के अंदर जो सोशलिस्ट विचारधारा रखने वाले लोग थे उन पर भी ये नारा असर कर रहा था, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू पर, सुभाष चंद्र बोस पर, इन पर भी ये नारा असर कर रहा था। और ये लगातार 1929 के लाहौर सेशन में गांधी के द्वारा प्रपोज इस डोमिनियन स्टेटस को अपोज कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि 1930 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के लाहौर सेशन में लिए गए डोमिनियन स्टेटस के उस रेजोल्यूशन के फैसले के अगेंस्ट अमेंडमेंट भी मूव करी थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई, पास नहीं हो पाई थी। तो इससे भी ये प्रमाणित होता है कि पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस डोमिनियन स्टेटस से अलग होती है। आई बात समझ में? तो डोमिनियन स्टेटस और कंप्लीट इंडिपेंडेंस में ये फ़र्क है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के तहत आपको ब्रिटिश रूल से हर तरह से अपना जो भी आपका रिलेशन है वो स्वीयर करना है, ख़त्म करना है। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि आपका एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्टेंस में आएगा। यू हैव टू एंड all type of your political administrative associations with the Britishers and you have to establish your independent political system। अपना स्वतंत्र राजनीतिक तंत्र बनाना पड़ेगा आपको। अगर ये करते हैं तो ये इंडिपेंडेंस है कंप्लीट। और अदरवाइज़ अगर आपके अभी भी उनके साथ राजनीतिक या प्रशासनिक तौर पर आप उनसे किसी तरह से निर्भर हैं, उनसे जुड़े हैं, तो वो डोमिनियन स्टेटस है। तो डोमिनियन स्टेटस को ऐसा देखा गया है जिसके लिए विंसेंट चर्चिल ने तीसरा नाम सुझाया कि अगर आप इसे इंडियन डोमिनियन एक्ट नहीं कह सकते, अगर आप इसे इंडिया बिल नहीं कह सकते, जो कि मुझे लगता था कि आप यही कहने वाले हैं, तो आप इसे इंडिया सेल्फ रूल एक्ट 1947 कह लीजिए। बट आप इसे किसी भी तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मत कहिए। लगातार उनका यही बल था कि प्लीज़ डोंट कॉल इट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। वो ये चीज़ लेकर के लगातार कहते रहे। मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि उनके द्वारा क्या कहा गया है, ये कैसे हुआ है। आई विल शो यू। अभी आप देखते जाइए, लेक्चर चल रहा है, देखिए।
मैं आपके सामने जो खबर खोलने जा रहा हूँ वो द वीक की है। द वीक एक बहुत ही चर्चित प्लेटफॉर्म है और बहुत ही अडोरेबल एंड रिस्पेक्टफुल कंटेंट होता है फैक्चुअली। तो द वीक मैंने आपके सामने खोला और मैं यहाँ पर आपको इंडिया डोमिनियन स्टेट के तौर पर कैसे काम कर रहा है मैं बता रहा हूँ। सो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल एंड चर्चिल्स डिसेंट, विंसेंट चर्चिल ने इस चीज़ पर आपत्ति जताई। क्या है? The Indian Independence Bill was presented in the House of Commons of the British Parliament by Prime Minister Clement Attlee on July 4, 1947. 3 days before, his predecessor Winston Churchill wrote him asking to change the name of the bill. क्या लिखा उन्होंने? I am worried to hear that you will call the India Bill the Indian Independence Bill. This is completely against what we had been told before. Churchill wrote, the only reason why I gave support to plans agreed with Mountbatten is because they had established dominion status. Dominion status is not the same as independence, although it may lead to independence. It's not true that a community is independent when its ministers have in fact taken the oath of allegiance to the king. This is a very serious issue and the correct process and the naming should be used. The correct title would be, it seems to me, the Indian Dominion Bill. I'll also support if it were called the Indian Bill, the Indian Self Government Bill. तो उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें नाम हो सकते हैं बट इंडियन इंडिपेंडेंस बिल नहीं हो सकता, इसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं कह सकते आप। इससे प्रमाणित होता है कि इंडिपेंडेंस डोमिनियन से अलग थी। तो डोमिनियन का कंसेप्ट कैसा काम कर रहा था? वो ये था कि 1926 में जब इंपीरियल कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुआ और इनको डोमिनियन स्टेटस दिया गया उस समय में, पर इंडिया को नहीं दिया गया, इंडिया अभी भी डोमिनियन स्टेटस मांग रहा था। तो वो ये होता है कि आप एक लेवल का सेल्फ रूल का राइट दे रहे हैं सामने वाले को, यू आर गिविंग सेल्फ रूल राइट टू द पीपल, ठीक है। सो डोमिनियन स्टेटस क्या है? डोमिनियन स्टेटस की परिभाषा कहती है 1926 की इंपीरियल कॉन्फ्रेंस इसे ऐसे पुकारती है कि जो कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा उन कम्युनिटीज़ में इक्वेलिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी, यानी कि उन सबका स्टेटस एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में इक्वल होगा। They will share equal status amongst each other, that no one community will dominate the another community, no one community will lead the another community, all communities are having equal authority, all communities are associated with equality in their relationships and they all have allegiance, Swami Bhakti, allegiance towards the crown, towards the king, and that is the British crown. ओके, सो इसको ऐसा समझिए आप, इसको ज़रा ध्यान से समझिए कि डोमिनियन स्टेटस क्या है। डोमिनियन स्टेटस है कि एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियंस, एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी ऑफ कैनेडियंस, एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी ऑफ द पीपल ऑफ न्यू फाउंडलैंड, फिर इसी तरह से कम्युनिटी ऑफ द पीपल ऑफ द न्यूजीलैंड। ये सारी कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग, कम्युनिटी 1, कम्युनिटी 2, कम्युनिटी 3, कम्युनिटी 4, ओके, दे ऑल आर द कम्युनिटीज़। एंड सिमिलरली इसी तरह से टेक्निकली देखा जाए तो एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स, द कम्युनिटी ऑफ द ब्रिटिश पीपल, कम्युनिटी 5। तो इस तरह से आप सभी को डोमिनियन बनाया जा रहा है। डोमिनियन का मतलब यह है कि आप सभी आज से इस बड़े डब्बे में आ जाएंगे, इस बड़े अरेंजमेंट में आ जाएंगे, जिस बड़े अरेंजमेंट में आप सब आपस में इक्वल हैं।
नो वन कम्युनिटी विल डोमिनेट द अनदर कम्युनिटी, यू ऑल आर इक्वल। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलियंस, कैनेडियन, न्यू फाउंडलैंडियंस, न्यूजीलैंडियंस, दे आर हैविंग इक्वल अथॉरिटी ऑफ सेल्फ रूल। इनके पास भी स्वयं शासन की इक्वल आज़ादी है, जैसे सेल्फ रूल का अधिकार है ब्रिटिशर्स को। जैसे ब्रिटिशर्स के पास अपने आप को रूल करने का अधिकार है, वैसे इनके पास भी अपने आप को रूल करने का अधिकार है। दे हैव द अथॉरिटी टू सेल्फ रूल। आई बात समझ में? तो नो कम्युनिटी ऑफ ब्रिटिशर्स, नो कम्युनिटी ऑफ वाइट पीपल, पहले नो कम्युनिटी ऑफ ब्रिटिशर्स विल डोमिनेट द अदर कम्युनिटी, और नो कम्युनिटी ऑफ वाइट पीपल विल डोमिनेट द कम्युनिटी ऑफ ब्लैक और द ब्राउन पीपल। नो रेशियल इनइक्वालिटी, नो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, no inequalities will exist. You all are sharing equal status, and that is the dominion status. You all are entitled to self rule yourself. अपने स्वयं शासन कर सकते हो आप। ओके, इतनी बात समझ में आई? लेकिन वन थिंग, you are entitled to practice this because you are common to particular thing. आप ये सब इसलिए ही कर पा रहे हो क्योंकि आप सबको ये अवसर कहीं से मिल रहा है, और वो है एक कॉमन अथॉरिटी। इस कॉमन अथॉरिटी से कंट्री और नेशन का हम फ़र्क समझें, उसके लिए ये सारे स्टेप्स हैं, ताकि आपके दिमाग में बात घुसे कि कैसे कंट्री, नेशन और स्टेट काम करते हैं, और ये टर्म्स एक दूसरे से कितनी अलग हैं। ओके, उसके लिए ब्रिटिशर्स ने, उसके लिए ये एक कॉन्सेप्ट आया कि एक कॉमन अथॉरिटी होगी आप सबकी ऑल द 5 कम्युनिटीज़, और आप सबकी एलिजियंस, स्वामी भक्ति, आप सबकी लॉयल्टी उस कॉमन अथॉरिटी को होगी, और दैट कॉमन अथॉरिटी इज क्राउन। क्राउन इज द कॉमन अथॉरिटी। तो यू ऑल आर शेयरिंग द इक्वल स्टेटस अंडर द आईज ऑफ क्राउन, एंड यू ऑल नो दिस क्राउन इज अ ब्रिटिश क्राउन। तो आप सभी कम्युनिटीज क्राउन की नज़रों में बराबर हैं। आप सब क्राउन की सांझी विरासत हैं, कॉमनवेल्थ हैं आप। ओके, यू ऑल आर हैविंग कॉमन एलिजियंस टू द क्राउन, एंड इन ल्यू ऑफ दैट एलिजियंस, उस एलिजियंस के बदले में क्राउन आपको इंश्योर कर रहा है सबको ये कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन डब्बा, जिसमें आप सब इक्वल हैं। Crown will ensure that no one will dominate each other. No one will dominate the other community. It will be ensured by the crown. Crown will ensure that. But you all have common allegiance to the crown. Common allegiance होनी चाहिए आपकी, सबकी स्वामी भक्ति क्राउन को जाएगी। ऐसा डोमिनियन स्टेटस, ये स्टेटस होता है। तो मतलब अब आप सबकी स्वामी भक्ति क्राउन के प्रति है। क्राउन ने आपको, तो इस तरह से देखा जाए तो हर कम्युनिटी को अपनी सेल्फ रूल की एस्पिरेशन फुलफिल करने के लिए एक अथॉरिटी ऑफ सेल्फ रूल दे दिया है। सेल्फ रूल करो, अपना स्वयं शासन, अपनी एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाओ। यू कैन हैव योर लेजिस्लेटिव बॉडी, आई हैव नो प्रॉब्लम। यानी कि अपनी एक लॉ मेकिंग बॉडी बना लो, है ना। अपने लोगों की क्या विशेष हैं उसे जानो, इलेक्शन करा के, जैसे आज हमारी विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी है, हमारे देश की पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो अपने लोगों के गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, कोई बात नहीं, अपने लोगों के बीच में से चुने हुए लोगों की एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाओ, लोगों के द्वारा ही चुन करके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और उसी में से चुनी हुई एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बना लो।
जैसे आज भी बनती है। लेजिस्लेटिव बॉडी जो है हमारी पार्लियामेंट में, जो लोअर हाउस है लोकसभा, उसी में से एग्जीक्यूटिव बॉडी निकलती है सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी तरह से पंजाब की लेजिस्लेटिव बॉडी है पंजाब विधानसभा, जिस पार्टी के पास उसमें मेजॉरिटी है वही सरकार भी बनाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो आम आदमी पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलए हैं पंजाब की विधानसभा में, तो उनको मौका मिला, उन्होंने सरकार बनाई। तो एग्जीक्यूटिव आम आदमी पार्टी की ही मेजॉरिटी है लेजिस्लेचर में, पंजाब लेजिस्लेचर में, और आम आदमी पार्टी की ही सरकार है पंजाब में, एग्जीक्यूटिव भी उन्हीं की। ओके, तो ये एक तरह का स्वयं शासन का अधिकार है। अपनी लेजिस्लेचर बना लो, लोगों की इच्छाएं जानो, लोगों के में से ही चुने हुए लोग बैठाओ उसमें, लोगों के द्वारा चुन करके बैठाओ और लोगों के लिए ही पॉलिसी बनाओ। गवर्नमेंट बाय फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल फॉलो करो, और उसी में से चुने हुए लोगों की एक एग्जीक्यूटिव बनाओ, बॉडी बनाओ, जो उस लेजिस्लेचर में लिए हुए फैसले लागू कर सके। लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, दिस लेजिस्लेटिव बॉडी, इस लेजिस्लेटिव बॉडी को कंप्लीट करने के लिए जो किसी भी बिल को फाइनल असेंट मिलना है, फाइनल सहमति मिलनी है, इट विल बी गिवन बाय द क्राउन। इस सेंस में ये डोमिनियन स्टेटस है, फुल इंडिपेंडेंस नहीं है बॉस। यू हैव पावर ऑफ सेल्फ रूल, but you have not attained complete independence. The power of self rule is you are still having allegiance to the crown. तो क्राउन के प्रति मैंने आपको बताया कि अपनी स्वामी भक्ति रखो, तो उसके लिए क्राउन के कोई नुमाइंदे वहाँ रहेंगे ना, जो क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके नुमाइंदे के रूप में मेनली नुमाइंदा कौन होता था क्राउन का? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल होता था। तो जैसे आज हमारी पार्लियामेंट के साथ अटैच्ड है लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलके हमारी पार्लियामेंट बनती है। तो प्रेसिडेंट का असेंट मैंडेटरी है, वरना कोई बिल कानून नहीं बनेगा। लेकिन बात इतनी है कि आज हमारा प्रेसिडेंट जो है वो हमारे ही मुल्क के लोगों के द्वारा, हमारे ही मुल्क के लोगों में से, हमारे ही मुल्क के लोगों के लिए कानून बनाने के लिए चुना जाता है। तो हम रिपब्लिक हैं, लेकिन जब डोमिनियन स्टेटस है तो यहाँ पर ये वर्ड प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पर ये व्यक्ति गवर्नर जनरल है। इट इज़ अ गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल कहाँ से आया है? ये गवर्नर जनरल रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिटिश क्राउन को उस कंट्री में। ये गवर्नर जनरल जब किसी बिल को असेंट कर रहा है, अनुमति दे रहा है, या उस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, किसकी विल के अकॉर्डिंग? ब्रिटिश क्राउन की विल के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ब्रिटिश क्राउन इज वेरी मच प्रेजेंटेड इनटू द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। ओके, ब्रिटिश क्राउन इज वेरी मच देयर इनटू योर लेजिस्लेटिव सिस्टम। अच्छा, सेकंड थिंग, एग्जीक्यूटिव बॉडी। आप अपने मिनिस्टर्स बनाए देश के अंदर, सरकार अपनी पॉपुलरली इलेक्टेड मिनिस्टर कह लो इन्हें, या इनडायरेक्ट मैनर में इलेक्टेड मिनिस्टर कह लो, यू विल हैव योर ओन मिनिस्टर्स, यू विल हैव योर ओन मिनिस्टर्स। बट आज हमारे देश में भी जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, तो प्रेसिडेंट एक लेवल पर तो एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ? पार्लियामेंट के साथ हमारे देश में आज। लेकिन दूसरी ही तरफ प्रेसिडेंट दूसरी बॉडी से भी तो एसोसिएटेड है। इंडिया में प्रेसिडेंट सेंटर के लेवल पे समझा रहा हूँ, किससे एसोसिएटेड है? एसोसिएटेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज वेल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले तो एग्जीक्यूटिव, तो प्रेसिडेंट इज एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूटिव एज वेल। सो ऑल द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर टेकन, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सारे एग्जीक्यूटिव फैसले प्रेसिडेंट के ही नेम पर होते हैं, एक्शंस। लेकिन उस समय में जो अगर डोमिनियन स्टेटस है तो कैसे होंगे? प्रेसिडेंट नहीं है, गवर्नर जनरल। तो ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन ऑन द नेम ऑफ द गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव एक्शंस गवर्नर जनरल के नेम पर हो रहे हैं, तो गवर्नर जनरल की अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है? इट इज़ ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, दैट इज़ ब्रिटिश मैजेस्टी, ब्रिटिश किंग।
गवर्नर जनरल को वही ऑथराइज कर रहा है ना। सो इफ़ यू आर हैविंग डोमिनियन स्टेटस, उसका मीनिंग ये है कि यू विल हैव अथॉरिटी टू सेल्फ रूल। सेल्फ रूल के लिए जितना रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। लेजिस्लेटिव बॉडी चाहिए आपके लोगों की, मिल जाएगी। एग्जीक्यूटिव बॉडी आपको चाहिए, आपको मिल जाएगी। आपकी कम्युनिटी को भी ये अधिकार दे दिया, इस कम्युनिटी को भी, इस कम्युनिटी को भी, इस कम्युनिटी को भी। और फाइनली ब्रिटिश कम्युनिटी के पास भी इतना ही अधिकार था, उनके पास भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ही थी। और ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह उनकी ब्रिटिश पार्लियामेंट है, आप अपनी अपनी लेजिस्लेटिव बना लो। वहाँ पर भी सुप्रीम अथॉरिटी क्राउन ही है, आपकी कम्युनिटीज़ की भी सुप्रीम अथॉरिटी क्राउन ही होगा। तो इसलिए ऑल कम्युनिटीज़ आर हैविंग इक्वल ग्राउंड। तो ये क्राउन की नज़रों में सब उसके क्राउन के डोमिनियन है। ऑल आर डोमिनियन ऑफ द क्राउन, ऑल आर शेयरिंग द सेम स्टेटस। It is the dominion status, the self rule. Have your legislative, do have your executive, no problem, but you cannot have your own constitution and allegiance towards your constitution. You cannot administer oath on the name of your constitution. You have to administer oath on the name of the crown, because crown is the अल्टीमेट अथॉरिटी, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस समय की वो इमेज बहुत फेमस है। अब मैं यही से समझाने जा रहा था कि इस तरह से डोमिनियन स्टेटस हुआ। और उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब आया, 1947 की जब घटना हुई है, उसके बाद इंडिया को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, कीनिया को, इन मुल्कों को भी डोमिनियन स्टेटस में डाल लिया गया। लेकिन इंडिया का डोमिनियन स्टेटस इन मुल्कों के डोमिनियन स्टेटस से, इंडिया और पाकिस्तान का डोमिनियन स्टेटस इन मुल्कों के डोमिनियन स्टेटस से थोड़ा अलग था और ज़्यादा था। उसमें फ्रीडम के एलिमेंट ज़्यादा थे। ठीक है, उसमें फ्रीडम के एलिमेंट ज़्यादा थे। कैसे? ये जितने भी डोमिनियन स्टेटस पाई हुई कंट्री हैं, इनके बारे में कहा जाता है ये कौन से वाले कहाँ से डोमिनियन स्टेटस पाया। कॉन्फ्रेंस तो इंपीरियल कॉन्फ्रेंस ही थी 1926 की, लेकिन इन्हें डोमिनियन स्टेटस देने के लिए भी कोई स्टैट्यूट पास किया होगा, कोई कानून, उसको कहते हैं वेस्टमिंस्टर स्टैट्यूट। वेस्टमिंस्टर स्टैट्यूट। तो वेस्टमिंस्टर स्टैट्यूट डोमिनियंस, और इंडिया और पाकिस्तान कौन सी हैं? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 डोमिनियन, उनको उस स्टेट लॉ से डोमिनियन स्टेटस मिला, इनको वेस्टमिंस्टर स्टैट्यूट से डोमिनियन स्टेटस मिला। तो डोमिनियन स्टेटस वाली भी दो तरह की कंट्रीज़ बना दी, एक ये पहले वाली और एक इनकी लिंक श्रेणी में बाद में ऐड हुआ इंडिया और पाकिस्तान। उनको एक्स्ट्रा अधिकार थे। एक तो बड़ा अधिकार ये था कि जैसे ही वो डोमिनियन एग्जिस्टेंस में आएंगी, उसके बाद उन डोमिनियंस को ये राइट दिया गया कि वो चाहें तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, पिछला जितना भी कोई कानून है, अपने नए कानून तो बना ही सकते हैं। वो चाहें तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून ख़त्म कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वो कानून जिसने उन्हें डोमिनियन बनाया। जैसे कि अगर नया डोमिनियन स्टेटस वाला भारत ये चाहता कि वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ही ख़त्म करना चाहता है, वो ख़त्म कर सकता था उसे, और जब चाहे अपना डोमिनियन स्टेटस ख़त्म कर सकता था। दिस इज़ द ब्यूटी। यहाँ पर इन कंट्रीज़ को डोमिनियन स्टेटस मिला है ब्रिटिश क्राउन से। इनको डोमिनियन स्टेटस मिला है ब्रिटिश क्राउन से, मिला तो पार्लियामेंट्री एक्ट के वाया ही है, स्टैट्यूट ही पास हुआ। लेकिन इनके पास ये भविष्य नहीं था कि ये तय करें कि कभी अपने आप को डोमिनियन से बाहर ले आएंगी। मेरी बात समझ आई? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से इंडिया को जो डोमिनियन स्टेटस मिला, वो इनके डोमिनियन स्टेटस से कैसे अलग था? उस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ही मेंशन था कि जब चाहे नया डोमिनियन ऑफ इंडिया और नया डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, तो अब हम उसकी बात ना ही करें, हम भारत पे ही फोकस करें। नया डोमिनियन ऑफ इंडिया ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कानूनों को या किसी भी कानून को जब चाहे ख़त्म कर सकते हैं, उनकी आज़ादी। तो उसके तहत तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी आता है 1947, जो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे रहा है। तो इंडिया जब चाहे उस एक्ट को ख़त्म करके अपना डोमिनियन स्टेटस ख़त्म कर सकता था। मतलब
इंडिया का रिपब्लिक फ्यूचर, कि इंडिया को कब एज अ रिपब्लिक इस्टेब्लिश होना है, वो इंडिया ही को डिसाइड करना था। इट इज नो मोर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ब्रिटिशर्स। इस सेंस में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस लगे तो उस केस के तहत ये इस सेंस में माना जाएगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में इंडिपेंडेंस वर्ड इसलिए यूज हुआ है, विंस्टन चर्चिल को ये जवाब देना है मुझे कि उसमें इंडिपेंडेंस वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि इंडिया डोमिनियन में है उस दिन तक जिस दिन तक इंडिया चाह रहा है, जब चाहे डोमिनियन स्टेटस खत्म कर सकता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ही यह ताकत दी गई है, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ही इंडिया को डोमिनियन बना रहा है, और वही एक्ट इंडिया को यह ताकत दे रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को या ब्रिटिशर्स के कंक्लूड की गई किसी भी ट्रीटी को, किसी भी एक्ट को डोमिनियन ऑफ इंडिया जब चाहे खत्म कर सकता है। तो फिर चाहे 2 दिन बाद ही इंडिया 1947 के एक्ट को ख़त्म कर देता, चाहे 10 दिन बाद ख़त्म कर देता। इंडिया ने डिसाइड किया उसे 26 जनवरी 1950 को ख़त्म करना, पाकिस्तान ने तो डिसाइड किया 1956 में ख़त्म करना। इंडिया तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 तक ही डोमिनियन ऑफ इंडिया रहा है। पाकिस्तान तो 14 अगस्त 1946 को आज़ाद होने के बाद 1956 तक डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान रहा है, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन तो तब बन के लागू हुआ। तो उन्होंने इतने साल डिसाइड किए डोमिनियन रहने के, तो वो तब तक रहे। इंडिया ने 3 का साल में ही खत्म कर दिया, 3 भी क्या 2.5 साल में। इस सेंस में ये डोमिनियन और वो डोमिनियन अलग है। क्लीमेंट एटली का जवाब क्या है मैं नहीं जानता, पर जवाब अगर होता तो वो यही होता कि इंडिया एट प्रेजेंट डोमिनियन स्टेटस में है, unless until it will be decided by the dominion of India to attain the independent status। जब चाहे वो इंडिपेंडेंस हो जाएंगे। ये हम इसी एक्ट में लिख के कह रहे हैं उनको, इसलिए ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ही है। वो बात अलग है कि वो अपना ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस स्टेटस जब चाहे इनकैश करा सकते हैं। ये उनको बाई चॉइस ये चीज़ मिली है। अभी वो इनकैश कराना चाहते हैं कि कल को ये वो देखेंगे, मतलब इसके बाद अगले मिनट से अब ये हमारी अथॉरिटी नहीं रहेगी कि हम उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस कब देना चाहते हैं। इवन इट विल बी डिसाइडेड बाय द इंडियंस बाय देमसेल्फ। हो गया जस्टिफाइड? कि अब कोई पूछे कि इंडिया बना तो डोमिनियन है लेकिन एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का नाम हमारे लीडर्स ने मेहनत करके, डिबेट करके, झगड़ के इंडियन इंडिपेंडेंस नाम रखवाया उसका। अगर उसका नाम कहीं इंडियन डोमिनियन एक्ट हो जाता तो उस एक्ट में ये क्लॉज फिर नहीं आ पाता कि इंडिया ये डिसाइड करेगा भविष्य में कि वो जिस मर्जी एक्ट को रिपील कर दे, क्योंकि ये अथॉरिटी अगर देते तो इंडिया इंडियन डोमिनियन एक्ट को रिपील कर देता। तो फिर इंडियन डोमिनियन एक्ट को रिपील ही अगर इंडिया कर देता तो उसका नाम डोमिनियन एक्ट रखने का मतलब ही क्या था फिर? ओके, इसलिए उसका नाम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है। कि ऐसा है कि मैंने आपको एक डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, मैंने आपको डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, हाथ में रोकड़ा नहीं दिया, कैश नहीं दिया, पर वो कैश जैसा ही है ना। डिमांड ड्राफ्ट में और चेक में फर्क है ना। चेक को ऑनर करना पड़ना है बैंक के द्वारा, चेक डिसऑनर भी तो हो सकता है चेक बैंक के द्वारा। जिस बंदे ने आपको चेक दिया उसके बैंक में खाते में पैसा ही नहीं है, तो और आपने वो चेक प्रेजेंट किया बैंक में, तो उसका तो सम्मान ही नहीं हुआ उस बैंक के द्वारा, डिसऑनर कर दिया उन्होंने। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन डीडी ऐसा होता है, डिमांड ड्राफ्ट ऐसा होता है। डिमांड ड्राफ्ट जब मैं आपको इशू करा के दे रहा हूँ 5 लाख का, पहले मेरे खाते में 5 लाख होना चाहिए या मैं 5 लाख बैंक को दूंगा, वो उस 5 लाख को अपने पास प्लेज करके फिर डीडी बनाएंगे। तो जब मैं आपको डीडी दे रहा हूँ इट इज़ नियर टू कैश। अब आप वो 4 दिन में इनकैश करते हो, 10 दिन में इनकैश करते हो या 6 महीने में, वो आप देख लेना। टेक्निकली नहीं जा रहे हैं, हो सकता है उसका कोई वैलिडिटी पीरियड हो, वो अलग बात है, बट इट इज़ ऑलमोस्ट अ डीडी। डीडी इज़ अ कैश। बट ये बात है मैंने कैश भी तो नहीं दिया, तो बस ऐसा ही है। मिली इंडिया को इंडिपेंडेंस ही है, मिली इंडिपेंडेंस ही है, बट मिली डोमिनियन स्टेटस के रूप में है। क्यों मिली ऐसे बता दूंगा, अभी बता दूंगा सारा। मिली डोमिनियन स्टेटस के रूप में ही है, लेकिन वो डोमिनियन स्टेटस कब खत्म करना है, कब तक चलाना है, ये भी अब इंडियन डोमिनियन ही डिसाइड करेगा, नॉट डिसाइडेड बाय द ब्रिटिशर्स एनी मोर। It will not be the subject matter of the British Parliament anymore.
It will not be the subject matter of British Crown anymore. It will be the subject matter of the British Indian Dominion. Okay? But it was not the case with the earlier dominions. ये उनके साथ केस नहीं था. ये एक बड़ा फर्क है उन डोमिनियन में और इंडियन डोमिनियन में. और आज दिन तक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ब्रिटिश क्राउन इज देयर इन कनाडा, ब्रिटिश क्राउन इज देयर इन ऑस्ट्रेलिया. Crown is there present in both the dominion, and to represent the crown, the office of Governor General is present in Australia and Canada, in both of the countries. आई बात समझ में? ये कहानी दोनों ही कंट्रीज में गवर्नर जनरल का ऑफिस आज भी मेंटेन होता है, और दोनों ही कंट्रीज की जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो ब्रिटिश क्राउन है. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंडिया की सुप्रीम अथॉरिटी ब्रिटिश क्राउन है कि प्रेसिडेंट है? प्रेसिडेंट है. इंडिया में गवर्नर जनरल जैसा कोई ऑफिस है? एक ही ऑफिस है प्रेसिडेंट का. और प्रेसिडेंट हमारे देश में कौन है? इलेक्टेड है. और इलेक्टेड प्रेसिडेंट किन में से? सिटीजन में से. गणराज्य है, रिपब्लिक. सो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस जरूर दिया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने, लेकिन तब तक ही डोमिनियन स्टेटस था जब तक इंडियंस खुद को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के वाया रिपब्लिक न घोषित कर दें. और इंडिया ने खुद को रिपब्लिक बनाना है, मैं आपको बता देना चाहता हूं. इसके लिए आज़ादी अगस्त 1947 में हुई है. आज़ादी अगस्त 1947 में हुई है, लेकिन इसके बहुत पहले जनवरी 1947 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये मता पास कर दिया था कि इंडिया मस्ट एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इंडिया अपने आप को एक रिपब्लिक स्टेट बनाएगा. ओके, सो सॉवरन रिपब्लिक स्टेट बनना इंडिया का भाग्य था, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमेशा से क्लियर किया था. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये सब कर रही थी, इसलिए आगे जाके जुलाई 1947 में क्लीमेंट एटली ने जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में बिल पेश किया तो वो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल के नाम से पेश किया, इंडियन डोमिनियन के नाम से नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दबाव था एटली के ऊपर. आई बात समझ में कि आप भारत छोड़ रहे हो, भारत आज़ाद हो रहा है 1947 15 अगस्त को. आप भारत में रहेंगे, हम चाह रहे हैं इसलिए, आप चाह रहे हैं इसलिए नहीं. आप भारत से पूरी तरह चले जाएंगे जब हम चाहेंगे. इसलिए ये आज़ादी ही है एक तरह से. वो हम चाह रहे हैं कि कुछ समय आप रह लो, नथिंग टू वरी. ओके, जब हम चाहेंगे आपको जाना है. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डेफर्ड, थोड़ा डिले करके डेफर्ड रिट्रीट ऑफ द कंप्लीट ब्रिटिशर्स फ्रॉम द इंडिया. वो इंडिया ने ही डेफर किया थोड़ा सा. ये दोनों बातें समझ में आई? इंडिया 1947 से 1950 तक डोमिनियन है, ये फैक्ट है. क्यों? क्योंकि डोमिनियन स्टेटस इंडिया को मिला है, मतलब इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस का हिस्सा बना. ये बड़ा डब्बा कॉमनवेल्थ है, सांझी विरासत है. इंडिया भी उसमें आ गया. ऑल कंट्रीज विल शेयर इक्वल रिलेशन विद ईच अदर, नो कंट्री विल डोमिनेट द अनदर कंट्री, एंड ऑल आर हैविंग कॉमन एलिजियंस टू द क्राउन. आई बात समझ में? अब इसमें एक बात याद रखना, एक चीज़ आपको दिमाग में फिट करनी है बॉस, वो पूछा जा सकता है आपसे. अब ये बड़ा डब्बा तो डोमिनियन स्टेटस वाला डब्बा था. चाहे जो कहो, डोमिनियन स्टेटस का मतलब तो एक सर्टेन लेवल का सेल्फ रूल है, बट वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो नहीं होती. इसीलिए 1947 में भारत ने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का हिस्सा बनना तो स्वीकार किया एज अ डोमिनियन स्टेट. और हमारे उस समय के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 1947 को, और बाकी सभी मिनिस्टर्स, चाहे वो राजकुमारी अमृत कौर थी हेल्थ मिनिस्टर, चाहे वो बलदेव सिंह थे डिफेंस मिनिस्टर, चाहे वो लॉ मिनिस्टर थे भीमराव अंबेडकर, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चाहे वो
होम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, ये सभी मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, इन सब ने जो ओथ ली, क्योंकि हम डोमिनियन थे, इन सब ने जो शपथ ली वो ब्रिटिश क्राउन के नाम की ली। इनकी एलिजियंस की शपथ इन्होंने उसके नाम को ली। और ओथ एडमिनिस्टर करने का काम किया गवर्नर जनरल ने उस समय, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। आज की डेट में आपकी ओथ एडमिनिस्टर करने का काम करते हैं प्रेसिडेंट। मिनिस्टर्स की, प्राइम मिनिस्टर की ओथ कौन एडमिनिस्टर करते हैं? प्रेसिडेंट। किसके बिहाफ पे? ऑन बिहाफ ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, माने कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे आज के प्रधानमंत्री और मंत्री क्या कहते हैं कि मैं सो एंड सो विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान की शपथ लेता हूँ कि मैं भारत की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण रखूँगा। ऐसा शपथ होती है ना? तो शपथ किसकी होती है? संविधान की। शपथ एडमिनिस्टर कौन कराता है? प्रेसिडेंट। अच्छा, तब शपथ किसकी हुई? ब्रिटिश क्राउन की। शपथ एडमिनिस्टर किसने कराई? गवर्नर जनरल ने, क्योंकि भारत डोमिनियन था। यही विंस्टन चर्चिल ने लेटर में लिखा था कि कम्युनिटीज के जो मिनिस्टर हैं तब तक वो कम्युनिटी इंडिपेंडेंट कम्युनिटी नहीं हो सकती अगर उस कम्युनिटी के मिनिस्टर्स की एलिजियंस क्राउन को है। वो कम्युनिटी इंडिपेंडेंट तब होगी अगर उस कम्युनिटी के मिनिस्टर्स की एलिजियंस उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हो। बट इंडिया के साथ तो वो कह रहा है ऐसा होने नहीं जा रहा। इंडिपेंडेंट इंडिया की मिनिस्ट्रीज और प्राइम मिनिस्टर की शपथ तो क्राउन के नाम पे होने वाली है, और वो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मिनिस्ट्री जो भी काम करेगी, टॉप पोजीशन पे तो प्रेसिडेंट नहीं है, उनका गवर्नर जनरल रहेगा हमारा। और जो उनकी लेजिस्लेटिव बॉडी है उसकी टॉप पोजीशन पर तो हमारा गवर्नर जनरल रहेगा, क्राउन का नुमाइंदा बन के। उनका अपना प्रेसिडेंट नहीं रहने वाला है। तो इन सारे मायनों में तो भारत डोमिनियन है, हमारा दखल वहाँ है, हम हैं वहाँ, क्राउन है वहाँ पे विद गवर्नर जनरल। तो फिर आप उसे इंडियन इंडिपेंडेंस क्यों कह रहे हैं? तो फिर क्लीमेंट एटली ने ऐसा कहा होगा कि वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारा क्राउन वहाँ पर है जब तक तब तक वो चाह रहे हैं, हमारा गवर्नर जनरल है वहाँ तब तक जब तक वो चाह रहे हैं, वो परसों हटा दे तो हमें हटना होगा बॉस। ये तो विंस्टन चर्चिल ने पूछा ये किस प्रोविजन में लिखा है? तो उसने बताया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ही हमने एक क्लॉज लिखा है कि डोमिनियन ऑफ इंडिया जब चाहे जो भी कोई लॉ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया, इंक्लूडिंग दिस लॉ, दिस 1947 एक्ट, वो इसे रिपील कर सकता है। तो जब वो इसे रिपील कर गए वो फिर वो हो जाएंगे जो वो चाहते हैं, हम बैठे रह जाएंगे, वो अपना इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेटस खत्म कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? दैट्स ऑल। स्टेट, डोमिनियन स्टेट मतलब इसके ऊपर भी एक स्टेट, द ब्रिटिश स्टेट। अच्छा, पहले समझाने जा रहा था। अब डोमिनियन में आने का तो एक चक्कर है कि आप सेल्फ रूल के अधिकार तो रखते हो, बट सॉवरेन वर्ड तो नहीं है ना डोमिनियन के साथ। डोमिनियन सॉवरेन तो नहीं हुआ, क्योंकि आप सॉवरेन नहीं हुए, क्योंकि आपकी जो कंट्री है, इन योर कंट्री, उसमें तो किसी और का दखल है। आपकी कंट्री में किसी और का दखल है। तो भारत तो डोमिनियन था, तो भारत सॉवरेन तो नहीं हुआ उस समय आज़ादी के बाद भी, क्योंकि दखल किसका था? ब्रिटिश क्राउन का। सॉवरेन तो संप्रभु राष्ट्र है, सॉवरेन कंट्री, संप्रभु मुल्क, जिसमें किसी दूसरी कंट्री का दखल नहीं है, किसी दूसरी कंट्री के नियम कानून नहीं चलते, किसी दूसरी कंट्री का अधिकार नहीं चलता। बट भारत के साथ तो ऐसा था, क्राउन तो था, है कि नहीं? लेकिन अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है। 1947 से 1950 तक भारत क्या रहा है? भारत कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहा है। भारत मोनार्की तो रहा है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहा है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन रहा? मेनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसने ही कॉन्स्टिट्यूशन का रोल प्ले किया। लेकिन भारत यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस में है, बट एज अ सॉवरेन डोमिनियन स्टेटस है। वो कैसे? 1947 में मैंने आपको बताया कि इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन का हिस्सा बना, लेकिन इस समय तक हम इसे
ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहते थे। ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस थी, ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस थी। इसके आगे से ब्रिटिश नाम तो हटना चाहिए था। सांझी विरासत हम अगर किसी एक की सांझी विरासत के हिस्से हैं तो फिर तो विरासत उसकी हुई। सांझी विरासत के आगे से नाम हटना चाहिए। सांझी विरासत तो सबकी कंट्रीब्यूशन से बनती है। इंडिया के एफर्ट से एक चेंज आया, और वो चेंज क्या आया? 1949 में एक और कानून बना, जिस कानून के तहत डोमिनियन स्टेटस में एक बदलाव किया गया पहली बार। और उसमें बदलाव ये किया गया कि आज के बाद कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस में सॉवरेन स्टेट भी एग्जिस्ट कर पाएंगे। दैट इज अ बिग चेंज। तो 1949 में इंडिया ने अपने एफर्ट्स के दम पर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के आगे से ब्रिटिश वर्ड हटवा के उसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन डिक्लेयर करवा के ब्रिटिश क्राउन से इस बात की अनुमति दिलवाई कि कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन में आज के बाद से सॉवरेन स्टेट भी रह सकते हैं एज अ मेंबर। तो इंडिया पहला मुल्क बना इस कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन नाम की टर्मिनोलॉजी के तहत सॉवरेन स्टेटों वाली कॉमनवेल्थ में पहला मेंबर बनने वाला फर्स्ट मुल्क बना इंडिया। India entered into this Commonwealth of the nation being a first country at that point of time in 1949 because India achieved the change in the dominion this Commonwealth character। और वो चेंज यही अचीव किया कि इंडिया ने बोला कि मैं आने वाले समय में, और मैं अभी भी, मैं तो सॉवरेन स्टेट होने वाला हूँ बॉस, मैं हूँ ही सॉवरेन, लेकिन मैं कॉमनवेल्थ में रहना चाहता हूँ। अब मैं कैसे रहूँ? आप तो एक सॉवरेन ब्रिटिश क्राउन है, उसके तहत दूसरे सॉवरेन को रहने नहीं देंगे। मैं डोमिनियन बन के रह लूँ तो आपको स्वीकार है, बट बीइंग सॉवरेन, एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवार तो आप जाने नहीं दोगे। तो इसके लिए पहले इसको सच्ची में सांझी विरासत बनाओ, वर्ड ब्रिटिश हटाओ। और हम आज के बाद आपको आपके प्रति एलिजियंस के भाव से है ऐसा नहीं, हम आपको एक सीनियर के तौर पर देखते हैं और हम आपको हेड बनाते हैं इस कॉमनवेल्थ का, इस ग्राउंड पे कि आप गारंटर हैं कि कॉमनवेल्थ में आने वाले सभी नेशन इक्वलिटी फॉलो करेंगे। यू आर द गारंटर ऑफ इट। तो आज के बाद आप इस पूरी की पूरी कॉमनवेल्थ से बीइंग हेड जुड़े रहेंगे, और बीइंग हेड एज अ सीनियर, बीइंग हेड एज एन एल्डर, इसलिए नहीं कि आप कोई पैरामाउंट पावर हैं, नो। जैसे आप अपने दल में किसी को हेड बनाते हैं इसलिए नहीं कि वो आपका अपने लिए फ़ायदा उठाए या अपनी चलाए, सिर्फ इसलिए कि वो एक अथॉरिटी है, जिस अथॉरिटी के तहत वो ये इंश्योर कराएगा कि आप सब में समानता रहे। तो इंडिया में जवाहरलाल नेहरू का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ज्वाइन करके अपनी संप्रभुता गवा दी है, सॉवरेनिटी गवा दी है। इंडिया आने पर नेहरू का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इस बात पर, लोगों ने बहुत लिखा, लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस ने इसके खिलाफ बहुत बोला, राइट विंग्स ने भी इसके खिलाफ बोला कि आपने इंडिया की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को ज्वाइन करके, जिसका हेड ब्रिटिश क्राउन है, जबकि इंडिया तो सॉवरेन है। तो फिर कॉमनवेल्थ का हेड वो कैसे हुआ? तो उसका जवाब नेहरू ने ये दिया कि बात ऐसी है कि इंडिया ने अपनी स्वेच्छा से कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन को ज्वाइन किया है। इंडिया किसी की बाउंडेशन में उसे ज्वाइन नहीं करके गया। भविष्य में आने वाले समय में हमारे लोग, हमारे मुल्क को इन सभी कंट्रीज़ में किसी तरह से कोई रेसिज्म ना फेस करना पड़े, कोई रेशियल एक्टिविटीज़ ना हो इनके साथ, इन्हें वीज़ाज़ मिलने में, इन्हें ट्रेड रिलेशन बनाने में, इन्हें एंट्रीज़ मिलने में कोई भेदभाव ना हो। भारत की प्रगति के लिए मुझे ये इंश्योर करना ज़रूरी था कि जितनी भी पूरी वर्ल्ड वाइड कॉम्प्रिहेंसिव ब्रिटिश कॉमनवेल्थ थी, उस ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हम हिस्सा बने, कि हमें एज अ मैटर ऑफ राइट हमारे लोगों को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन, हर मुल्क में जाने का अधिकार मिले। और ये तभी होगा जब हमें समानता का अधिकार मिलेगा इन मुल्कों के साथ, और वो समानता का अधिकार हमें तभी मिलेगा जब हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का हिस्सा बनेंगे।
लेकिन उस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का हिस्सा बनने में एक ही चीज़ रोड़ा बन रही थी, और वो थी कि उसके साथ वर्ड जुड़ा था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। मैंने वो हटवा दिया। और दूसरा था कि ब्रिटिश क्राउन के प्रति हम सबकी एलिजियंस होने चाहिए, मैंने हटवा दिया। मेरी एलिजियंस मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति होगी, आज से मैं सॉवरेन हूँ। तो मैंने ये चेंज करवाया है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन में, ब्रिटिश हटवा करके उसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बनवाया, और उसमें नियम ऐड करवाया है कि आज से इसके मेंबर सॉवरेन स्टेट भी होंगे। और क्राउन सिर्फ अब हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ के तौर पर है, कोई पैरामाउंट पावर नहीं है जिसके तहत उसे प्रिविलेजेस कोई नहीं मिल रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उल्टा इस्टेब्लिश हो रही हैं कि वो इक्वेलिटी इंश्योर कराएगा। जब कभी ब्रिटेन, जब कभी साउथ अफ्रीका, जब कभी ऑस्ट्रेलिया में जो कम्युनिटीज़ हैं वो किसी भी तरह से हमारे मुल्क और हमारे नागरिकों के साथ कोई इनइक्वल बिहेवियर करेंगी, हम क्राउन को अप्रोच करेंगे कि हम आपकी कॉमनवेल्थ हैं, देखिए क्या हो रहा है। लेकिन क्राउन को हमारे मुल्क के किसी नियम कानून में, हमारे मुल्क के किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन में, किसी भी पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, बिकॉज क्राउन इज नो मोर अ पैरामाउंट पावर, फर्स्ट। एंड सेकंड, आई बीइंग द सॉवरेन स्टेट इज द मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, नॉट अ डोमिनियन स्टेट। दैट इज द थिंग। तो इसलिए कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन में भारत का आना भारत के लिए लाभकारी है, प्रगतिवादी है, जरूरी है, और मैं आऊंगा। लेकिन भारत ने हमेशा से वादा किया था कि हम सॉवरेन बनेंगे, मैं वो बना हूं। मैंने सॉवरेन होते हुए एंट्री पाई है कॉमनवेल्थ में, और आज के बाद ब्रिटिश क्राउन के प्रति मेरी कोई एलिजियंस नहीं है, लेकिन फिर भी उस कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन बॉडी का हेड क्राउन है, क्योंकि क्राउन की ही देखरेख में हमेशा से इसमें समानता सुनिश्चित होती रही है, और ये क्राउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे भी कराता रहे। तो क्राउन अब एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां, क्राउन अब एज अ प्रिविलेज नहीं है। और बाय बीइंग अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन कहीं भी सॉवरेनिटी हार्म नहीं हुई, क्योंकि ना ब्रिटिश पार्लियामेंट का ना क्राउन का एक सिंगल डॉट या कॉमा भी मेरे मुल्क के कानून और मेरी एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सॉवरेन डिक्लेयर हुआ हूँ, मैंने सॉवरेन एंट्री करी उसमें। तो इस तरह से इंडिया ने कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन की ट्रीटी रेटिफाई करते हुए 1949 में कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन के नए स्वरूप का पहला सदस्य बनने का तमगा लिया, और तब से हम तक हैं, हम आज दिन तक हैं, और किसी भी तरह से भारत की संप्रभुता पर कभी कोई आंच नहीं आई। इंडिया तब से फ्रीली इलेक्शन कराता आ रहा है, प्रेसिडेंट हमारे अपने होते हैं मुल्क के, हमारी अपनी एग्जीक्यूटिव होती है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। कभी हुई बताओ? कभी ब्रिटिश क्राउन ने कोई आपके मुल्क में कोई कानून चलवाया हो? बताइए, कुछ हुआ हो? बताइए। नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन समानता है, कॉमनवेल्थ कंट्रियों में खेल होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, सब कुछ होता है, समानता बहाल की जा रही, इक्वलिटी है, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। जाओ अपना, जाओ ब्रिटिश यूनिवर्सिटियों में पढ़ो लिखो, कोई रोक के दिखा दे, मतलब नहीं। वो कम्युनिटी आपकी कम्युनिटी इक्वल है, क्राउन विल इंश्योर दिस। जाओ रिसर्च करो, जाओ मजे लो, दैट इज द थिंग। क्योंकि स्किल्स, टेक्नोलॉजी, टैलेंट, डेवलपमेंट और एक डोमिनेटिंग फोर्स के तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबरों में से एक मेंबर ब्रिटेन भी है। सब कुछ, कैमराज ऑन करिए। अगर हम को कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन का हिस्सा बन करके इन सब चीज़ों में समान इक्वलिटी के तहत उन कम्युनिटीज़ को, उनके मुल्कों को एक्सेस करने का मौका मिल रहा है सॉवरेन रहते हुए, तो क्यों नहीं करना है भाई? समझ रहे हो? डिबेट अंडरस्टैंड हुई? यहां ये कहानी आपको समझ आई? तो बाकी भी डोमिनियन थी जो पहले बन गई, इंडिया और पाकिस्तान डोमिनियन बाद में बनी, लेकिन डोमिनियंस का डोमिनियन से फर्क था। फर्क क्या था वो समझ आया। इंडिया बना डोमिनियन है क्योंकि एलिजियंस शपथ किसके नाम की ली जा रही। मैं अगर चाहूँ तो मैं वो इमेज आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप में थोड़ा महसूस कर पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, ओथ ऑफ नेहरू, ये बहुत ही फेमस पिक्चर रही है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पिक्चर को आप देखिए जरा। हाँ, तो इंडिया टुडे की ये पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ओथ ले रहे हैं, गवर्नर जनरल माउंट बैटन उन्हें ओथ दिलवा रहे हैं, और ये ओथ ऑन द नेम ऑफ द क्राउन ली जा रही है।
ये क्राउन के नाम की ओथ हो रही है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? दैट इज द थिंग। ओके, सो मिनिस्टर्स वर हैविंग एलिजियंस टूवर्ड्स क्राउन, प्राइम मिनिस्टर द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया हैविंग एलिजियंस स्वामी भक्ति टूवर्ड्स द क्राउन. Crown was very much there with the legislature of India. Crown was very much there with the executive of India in the form of Governor General. But dominion status का ये अधिकार ही होता है कि being dominion you have authority to self rule. It means you have right, being dominion you have right to being a council of minister to advise the Governor General in every matter, and Governor General will act as per your advices. That is the self rule. दैट इज द सेल्फ रूल. तो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तौर पर सुप्रीम है और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन ही एग्जीक्यूट कर रहा है वो. लेकिन गवर्नर जनरल यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस वाले कानून के तहत बाउंड है कि उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि इंडियन मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस से ही चलना है. तो हो गई इंडियंस के लिए सेल्फ रूल की सरकार. इसी तरह से लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के तहत असेंट गवर्नर जनरल को ही देना है. लेकिन वो असेंट जब वो दे रहे हैं इसके तहत अगर वो किसी चीज़ के साथ असेंट विद होल्ड कर रहे हैं या कुछ भी, उसके लिए ही इज लायबल टू आंसर टू दैट लेजिस्लेचर. वो आंसरेबल है, वो आंसर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, इस तरह से सेल्फ रूल यहाँ पर हो गया. और जब चाहें, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ही मिला लिखा है कि इस कानून को भी खत्म कर सकते हैं. तो जब चाहे अगर गवर्नर जनरल रास्ते में रोड़ा बन रहा है या क्राउन रोड़ा बन रहा है, जब चाहे इस कानून को ही खत्म करके गवर्नर जनरल और क्राउन ही खत्म कर दें, अपना रिपब्लिक हो जाए, जब चाहे ये कर ले. भारत ने डोमिनियन स्टेटस को अपनाया. कारण उसका एक तो इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स के साथ 1947 से 1950 के बीच में स्टेटस क्लियर होना था कि कौन भारत के साथ जुड़ रहा है कौन नहीं. इसके तहत अब तक प्रिंसली स्टेट्स के लिए पैरामाउंट पावर क्राउन था. क्राउन ही ये सारे मैटर देख रहे थे. नई बनी इंडियन गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि ब्रिटिश पैरामाउंट्सी के तहत जो ब्रिटिश पैरामाउंट की एक अथॉरिटी थी प्रिंसली स्टेट्स पर, हमें इनहेरिटेंस में ही एज ए लीगेसी ही वो अथॉरिटी बीइंग इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यू होती मिले, ताकि हम बेटर नेगोशिएट कर सके प्रिंसली स्टेट्स के साथ. ओके, क्योंकि गवर्नर जनरल का चेहरा उस वो रैंक रहेगा. और हमने जल्दी ही लॉर्ड माउंटबेटन के बाद गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को बना दिया था. ओके, अच्छा, सेकेंड चीज, ब्रिटिशर्स के समय के बने, ब्रिटिश डोमिनियन स्टेटस है अगर हमारे पास, तो ब्रिटिशर्स की पार्लियामेंट में बने कानून, ब्रिटिशर्स के समय के बने कानून भी एग्जीक्यूट होंगे, जिसके तहत सबसे इंपॉर्टेंट कानून था प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट. प्रिवेंशन डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन. जब आप कोई चीज़ खतरा आपको लग रहा है तो पहले डिटेन कर लेते हैं आप. तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़े कानून थे, उस समय के लेफ्ट विंग अग्रेसिव पॉलिटिशियंस, राइट विंग अग्रेसिव पॉलिटिशियंस, क्योंकि देश का माहौल बंटवारे के कारण बहुत ज़्यादा क्राइसिस में था, तो इस तरह से राइट और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्टों को कंट्रोल करने में उस समय की भारत सरकार को बहुत मदद मिली उन सख्त कानूनों के दम पर. और वो सख्त कानून क्योंकि अंग्रेजों ने बनाए हुए थे, है ना. भारत सरकार अगर उस समय डोमिनियन ना होकर के अगर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती और एक इंडिपेंडेंट सरकार ऐसे खतरनाक कानून बना करके अपने ही लोगों को कंट्रोल करती, तो कानून बनाने के पहले तो नई संसद में अनुमति ही ना मिलती शायद. या दूसरी तरफ अपने ही लोग ये कहते कि ये तो अंग्रेज गए, एक और तानाशाह आ गए. अब क्योंकि डोमिनियन स्टेटस है और ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन ही होना है और करना गवर्नर जनरल नहीं है, लेकिन करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस सही है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बस एडवाइस करेगी कि स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन लीजिए इस पार्टी के अगेंस्ट, उस पार्टी के अगेंस्ट, और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में अंदर कर लीजिए. समझ में आई बात? तो फिर ब्रिटिशर्स के समय से राशन में रेशनिंग लाने का नियम, इमरजेंसी के प्रोविजंस, गुड्स और सर्विसेज को कंट्रोल करना, रेगुलेट करने के प्रोविजन, वो हमेशा से ही अपनाते थे. युद्धों के समय में, फैमिन के समय में, बीमारियों के समय में. और ये समय देश के लिए भी नाजुक था, तो भारतीय सरकार को बाय डिफ़ॉल्ट ही वो कानून भी मिल रहे हैं रैशनिंग लाने के लिए कि कितना राशन कौन रखना है, कितना नहीं, कितना नहीं, हर चीज़ में. फिर गुड्स को कंट्रोल करने में बहुत सारे कंट्रोल लॉ भी उन्हें मिल गए. तो मेंटेनेंस ऑफ द इकोनॉमी वाज द रिक्वायरमेंट. तो अर्थव्यवस्था नाजुक हालत में थी. अर्थव्यवस्था को बेहतर मेंटेन करने के लिए इस तरह के रेगुलेटरी, कंट्रोल ओरिएंटेड, रैशनिंग ओरिएंटेड कानून भारत की उस समय की सरकार को भी चाहिए थी. ब्रिटिशर्स इसे वॉर टाइम में यूज़ करते थे, ब्रिटिशर्स इसे बीमारियों के समय में यूज़ करते थे इंडियंस को दबाने के लिए, और भारत की सरकार को उस समय नाजुक अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, मैनेज और सस्टेन बनाने के लिए इन कानूनों की जरूरत थी. और वो बाय डिफ़ॉल्ट मिल ही रहे थे क्योंकि इंडिया भी डोमिनियन ही था. तो वही कानून चालू है जो पीछे से बने आ रहे हैं इन सारे. और फिर इंडिया को एक ट्रांजिशन पीरियड चाहिए था
ब्रिटिशर्स के जाने और इंडियन रिपब्लिक इस्टेब्लिश होने के बीच में इंडियन गवर्नमेंट को वो ट्रांजिशन पीरियड भी चाहिए था। उस समय में अगर इंडिया एज अ डोमिनियन रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो इंडियन ही है ना, उसकी इच्छा से ही गवर्नर जनरल ने जो करना है वो करना है। और जब चाहे लगे कि वो हम पे हावी होने, तो हम अपनी डोमिनियन के तहत जो हमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ताकत मिली है, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को खत्म करके गवर्नर जनरल और क्राउन को खत्म कर देंगे। तो हर तरफ से भारत को यह दिखा कि इट इज बीइंग डोमिनियन, इट इज करेक्ट। ओके, इतनी डिबेट, ये डिस्कशन क्लियर हुई, इसमें कोई दिक्कत? तो आज काफी बातें और क्लियर हुई ताकि हम कंट्री, नेशन, स्टेट के कॉन्सेप्ट को वाइडर लेवल पर समझ पाए। मतलब कानून बनाने का एक अधिकार होता है, वो सेल्फ रूल की तरीके हैं, लेकिन सॉवरेन स्टेट कुछ और होता है। जैसे मोनार्की एक थी और रिपब्लिक कुछ और था। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन द पार्ट 3, कंट्री वर्सेस नेशन। थैंक यू सो मच।